नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह एसआई हो या आबकारी परीक्षा हो, स्केलर या होमगार्ड हवलदार, तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यहाँ पे हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सवाल आते हैं। और हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमेशा आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में इस तरीके से सवाल आता है कि वहाँ पे शुद्ध वर्तनी हमने छांटनी होती है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है वेशभूषा, और हमने बताना है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। तो वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा की जो शुद्ध वर्तनी होती है वह होती है वेशभूषा। ठीक है, पेट कटा सा और सौ से सलजम वाला सौ। ठीक है, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, वेशभूषा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, साबुन किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हमें एक शब्द दिया गया है, हमने बताना है कि वह किस भाषा का शब्द है। साबुन मुख्यतः एक विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो भारत के सीमा से बाहर से भारत में आया गया है। और साबुन की बात करें तो साबुन जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, नवीन का विलोम क्या होगा। तो नवीन का हमने विलोम बताना है। इसके ऑप्शन है पुरातन, प्राचीन, अर्वाचीन और प्राचीन। अगर बात करें नवीन की तो नवीन का जो पर्यायवाची होता है वह होता है हमारा प्राचीन। ठीक है, नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, तो नवीन का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा प्राचीन, और पुरातन का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है नवीन। ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन और पराधीन का स्वाधीन। ठीक है, ये क्या है इनके विलोम शब्द हैं। अगला सवाल है, जो वचन से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमें एक वाक्य दिया गया है, हमने बताना है कि इसको हमने एक शब्द में व्यक्त करना है। ठीक है, तो वचन है जो वचन से परे हो। इसके ऑप्शन है अवचन, दुर्वचन, वाचाल, वचनातीत। तो जो वचन से परे हो इसके लिए जो एक वाक्य प्रयोग किया जाता है या एक शब्द प्रयोग किया जाता है वह है वचनातीत, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, मुनीश्वर में कौन सी संधि है। अगर बात करें मुनीश्वर शब्द की तो मुनीश्वर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मुनि धन ईश्वर। ठीक है, अब जो पहले पद का अंत हुआ है वह किस में हुआ है छोटी ई में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है बड़ी ई में, और ये मिलके क्या बने हैं बड़ी ई बने हैं। तो जहां पे भी हमारा छोटी ई बड़ी ई मिलके दीर्घ ई बनाते हैं, या कोई भी ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलके, ठीक है, क्या बनाते हो दीर्घ स्वर बनाते हो, उसको क्या कहते हैं हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटी ई या बड़ी ई अगर पहले स्थान में हो और दूसरे वाक्य का आरंभ छोटी ई या बड़ी ई में से किसी में हो, तब क्या बनता है बड़ी ई ही बनता है। ऐसे ही ओ या आ में पहले पद का अंत हो और दूसरे पद का आरंभ भी ओ या आ में से किसी एक में हो, तब भी क्या बनेगा आ ही बनेगा। छोटा ऊ और ठीक है ऊ या बड़ा ऊ प्रारंभ करें और उसके बाद ऊ या दीर्घ ऊ में से कोई भी आए, तब भी क्या होगा दीर्घ
ही होगा। तो जहां पे भी इस तरीके से दीर्घ स्वर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो मुनीस्वर में भी छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बना रहे हैं, दीर्घ ई बना रहे हैं। तो ये कैसी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला सवाल है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो यहां हमें एक शब्द दिया गया है प्रियतम, जो कि क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो लिंग है वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से हमने एक शब्द दिया गया है प्रियतम, ये किस शब्द का है, पुल्लिंग का है। तो हमने बताना है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो प्रियतम का जो स्त्रीलिंग होगा वह होगा प्रियतमा। ठीक है, प्रियतमा क्या होगा, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। प्यारी का जो पुल्लिंग होगा, ठीक है, या किसका स्त्रीलिंग है, ये प्यारा का। प्रेमिका का किसका है, प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रेमिका। प्यारा का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्यारी। और प्रिया का होगा प्रिय। ठीक है, या फिर प्रिय। ये क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द हैं ये तीनों। ठीक है, और प्रियतमा किसका पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रियतम का। अगला सवाल है, अंतरपट खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अंतरपट खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहां पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, जिसे रोका ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द। तो यहां पे भी हमें क्या दिया गया है, एक वाक्यांश दिया गया है या वाक्य दिया गया है, हमने इसको एक शब्द में बताना है। ठीक है, अब शब्द क्या है, जिसे रोका ना गया हो, और इसके ऑप्शन क्या है, निबोध, अनिरुद्ध, अविरल और निष्कंठक। ठीक है, अब जो जिसे रोका ना गया हो या जिसे रोका ना जा सके, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, वह होता है अनिरुद्ध, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहां पे सही है। अगला सवाल है, वहां जाओ में वाक्य का प्रकार बताइए। तो वाक्य के प्रकारों में से हमसे ये सवाल पूछा गया है। अब वाक्य क्या है, वहां जाओ। तो इसमें हमने बताना है किस प्रकार का ये वाक्य है। ऑप्शन है निषेधात्मक, प्रश्नसूचक, आज्ञार्थक और अनुरोधवाचक। अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो देखिए निषेधात्मक वाक्य क्या होते हैं, जहां पे क्या हो, निषेध का, ठीक है, निषेध का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम, निषेधात्मक। या फिर जहां पे सीधा सीधा क्या है, नहीं शब्द आ जाए, वो क्या हो जाता है, निषेधात्मक हो जाता है। अब प्रश्न सूचक क्या होता है, जहां पे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध हो, उसको क्या कहते हैं हम, प्रश्न सूचक। जैसे क्या, क्यों, कब, ये सब क्या है, हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं। तो जहां पे भी इस तरीके से शब्द आते हैं वह क्या होते हैं, हमारे प्रश्न सूचक होते हैं। ठीक है, अब आज्ञा सूचक क्या होता है, जब हम किसी को कुछ कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं। जैसे यहां पे है, वहां जाओ। ठीक है, मैं किसी से कह रहा हूं कि वहां जाओ, यानी कि मैं उसको क्या दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। तो जहां पे भी आज्ञा देने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक कहते हैं। किसका, आज्ञा देने का बोध हो, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। और इसमें हमें वहां जाओ में आज्ञा देने का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अनुरोधवाचक क्या होता है, जहां पे हमें किसका बोध हो, किसी को अनुरोध करने का बोध हो। ठीक है, जैसे मैं कहूं कृपया यह पेन मुझे दे दीजिए, तो यहां पे मैं किसी से क्या कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। या फिर वहां पे इस वाक्य में किस चीज का बोध हो रहा है, अनुरोध करने का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनुरोध वाचक हो जाएगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल, आज बहुत पानी गिरा में वाक्य का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताना है कि वाक्य में कैसा प्रकार है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपवाक्य। ऑप्शन है इसके। तो ये आज बहुत पानी गिरा एक प्रकार का क्या है, साधारण वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जहां पे 2 उपवाक्य हो, और
एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे क्या हो, आश्रित हो। ठीक है। और संयुक्त जो वाक्य होते हैं वह होते हैं जहां पे दो या दो से अधिक वाक्य हो और सभी वाक्य क्या हो, अपने में पूर्ण हो और उनको और या इसलिए, ठीक है, इन सब शब्दों से क्या किया जा रहा हो, जोड़ा जा रहा हो, उनको क्या कहते हैं, हम उपवाक्य कहते हैं। और साधारण तौर पे होते हैं, जैसे कि आज बहुत पानी गिरा, ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए, साधारण वाक्य। अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो यहां हमारा काव्य संग्रह से सवाल लिया गया है और हमने बताना है, ठीक है, साहित्य पोर्शन से ये सवाल लिया गया है, हमने बताना है कि यह किसकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र, इसके ऑप्शन है निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जस हो गया, ये जस नहीं, जयशंकर प्रसाद है। तो अतीत के चलचित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र जो है रचना वह महादेवी वर्मा की है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। और अगर महादेवी वर्मा के बारे में बात की जाए तो इनसे एक सवाल बहुत ही बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा कहा जाता है। बहुत बार सवाल इस तरीके से बना है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को ही आधुनिक मीरा कहा जाता है। और अतीत के चलचित्र की रचनाकार भी कौन है, महादेवी वर्मा है। तो 11वें का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। और महादेवी वर्मा की विधा की बात करें तो रेखा चित्र में इनकी क्या थी, अपनी विशेष विधा थी। फिर है अगला सवाल, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धरेश का हमने संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो धरेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा धरा धन ईस, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। और अगर हमें इसमें संधि का प्रकार पूछेगा, ठीक है, तो धरा धन, इसमें क्या हुआ है, पहले पद का अंत आ में और प्लस दूसरे पद का आरंभ ई में हुआ है। और यहां पे जो प्रकार बना है वह क्या बना है, ए बना है। ठीक है, नया शब्द जो बना है वह क्या बना है, ए बना है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, जहां पे भी ए, ओ और अर बनता है वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो धरेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। और धराधन ईस इसका क्या है, हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो जहां पे भी हम संधि विच्छेद करते हैं, खासकर स्वर संधि में, वहां पे दोनों ही पोर्शन का जो पहला पद है और दूसरा पद है, इनका अपना एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, जहां पे आपने ये सार्थक अर्थ ढूंढना शुरू कर दिया, आपका संधि विच्छेद हमेशा के लिए सही हो जाएगा। और अगर संधि विच्छेद को अच्छे से समझना है तो आपको चैनल पे ये संधि विच्छेद की पूरी आराम से वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिर है अगला सवाल, गमन का विलोम क्या होगा। इसके ऑप्शन है जाना, उतरना, आगमन और चढ़ना। तो जो गमन है इसका सही विलोम शब्द होगा आगमन, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, और जैसे जाना है इसका विलोम क्या होगा, आना, उतरना का चढ़ना और चढ़ना का उतरना, और गमन का आगमन। अगला सवाल है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इसमें से बताना है कि हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और यहाँ पे नहीं है की जगह इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं है, और जैसे उनको दिखेगा वायु और इसमें वायु में टिक करके वह खुश हो जाएंगे कि हाँ एक नंबर सही हो गया। पर जब भी आप परीक्षा में बैठे तो पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ जरूर ले। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, पर्यायवाची नहीं है। तो अगर बात करें हवा के पर्यायवाची की, तो हवा के पर्यायवाची हैं पवन, वायु, समीर, ठीक है, अनिल, वायु, ठीक है, अनिल और समीर, ये सब क्या है हमारे हवा के पर्यायवाची हैं। और बात करें अगर सलील की, तो सलील जो है हमारा किसका पर्यायवाची है, पानी का। ठीक है, पानी के जो पर्यायवाची हैं सलील, जल, अंबु, नीर, वारी, ये सब क्या है हमारे पानी के
पर्यायवाची हैं, तो सलील क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हवा का पर्यायवाची ना होके किसका पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है साधारण का विलोम क्या होगा। तो शब्द दिया गया है साधारण, इसका हमने क्या बताना है, विलोम बताना है। तो साधारण का जो विलोम होता है वह क्या होता है, असाधारण, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है स्वर संधि के कितने भेद, ये कंग नहीं क्या है के, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि की बात करें तो इसके ऑप्शन है 3, 4, 2, 5 स्वर संधि। ठीक है, पहले तो हम समझ लेते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के होते हैं 3 भेद। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के अपने पार्ट होते हैं और इसी के बारे में हमें पूछा गया है। तो स्वर संधि के अगर पार्ट की बात करें तो स्वर संधि में होते हैं 5 प्रकार, कौन कौन से, दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाधि संधि। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। फिर है अगला हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हाथ मलना, यहाँ पे हमें एक मुहावरा दिया गया है, इसका हमने अर्थ बताना है। ऑप्शन है मांग करना, बी पछताना, सी पीछे रह जाना और डी दुखी होना। तो हाथ मलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है पछताना, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। और एक अन्य भी होता है अफसोस करना। ठीक है, अफसोस करना, यह भी क्या होता है हाथ मलने का अर्थ होता है। अगला है सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है। तो सौदामिनी का जो पर्यायवाची है इसके ऑप्शन है भय, माता, लक्ष्मी और बिजली। तो सौदामिनी का जो पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं बिजली, धनप्रिया, इंद्रवज्र, चपाल, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, चंचला, ये सब किसके हैं सौदामिनी के, यानी कि विद्युत के क्या है ये पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है अम्ब का पर्यायवाची क्या है। इसके ऑप्शन है देवी, जल, माता, दार। तो अम्ब के जो पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं अम्ब, अम्बा, माता और जननी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अम्ब का पर्यायवाची क्या होता है, माता शब्द होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है। तो कंठोष्ठ ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसमें मनुष्य के कंठ और ओष्ठ से क्या निकले, यानी कि होठ से क्या निकले, गले और होठ से ध्वनि निकले या ध्वनि का स्वार निकले, उसी को क्या कहते हैं हम कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं। और इन ध्वनि में हमें ऑप्शन दिया गया है अ, ई, उ और ओ। ठीक है, तो जो ओ और औ शब्द होते हैं ये हमारे क्या होते हैं कंठोष्ठ ध्वनि होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा 20वें का सही आंसर होगा। तो ये क्या थे आज की वीडियो के मुख्य सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, बाय।